क्या हुआ मामला, पूरा घटनाक्रम सुनेंगे आराम से, फिर मैं चलता हूँ आगे आपके साथ, ठीक है। घटनाक्रम समझिएगा क्या है दोस्तों। उम्मीद कर रहा हूँ बोर्ड दिख रहा है आपको और इस पर ये कलर भी आपको दिख रहा है, ठीक है, पढ़ने में आ रहा है, ठीक है सर। ओके दोस्तों, मामला जानते हैं क्या है। मामला ये है कि उत्तराखंड में दोस्तों एक शहर है जोशीमठ, सुना ही होगा नाम आपने। जोशीमठ पिछले कुछ समय से संकट में है, चर्चा में है, क्योंकि ये जिस एरिया में बना है, जिस ढाल पे बना है शहर, वो नीचे की ओर जा रहा है, सब्सिडाइज हो रहा है दोस्तों। शहर नीचे की ओर धंस रहा है, ये मकानों में दरारें पड़ रही हैं, शहर असुरक्षित हो गया रहने के लिए। कई जगह यहाँ पर पानी ऊपर आ चुका है, पानी का भराव हो रहा है शहर में, जगह जगह पानी निकल के ऊपर तक भर गया है, ठीक है। कुल मिलाकर रहने योग्य नहीं रह गया है घर, ये शहर, और खाली कराया गया है। सरकार ने कहा इनको पुनर्वास देंगे। पूरी घटना सामने है, जिसको लेकर स्थानीय नागरिकों में रोष है। धार्मिक महत्व है जोशीमठ का अपने आप में, देश के 4 मठों में से एक है, देश में जोशीमठ का महत्व है अपने आप में। तो जोशीमठ को लेकर काफी चिंताएं भी थी, काफी आक्रोश था लोगों में, और कुछ लोगों का मानना था कि जोशीमठ के इस फेलियर, इस आपदा के पीछे प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये मानवीय आपदा है, मानवों ने दिए, ह्यूमन डिजास्टर है अपने आप में ये। ऐसा क्यों माना यहाँ पर लोगों ने? तो यहाँ पर आपदा आई है दोस्तों, शहर खत्म हो रहा है ऑलमोस्ट ये, तो धार्मिक स्तर भी अपने आप में। इसके बाद उत्तराखंड सरकार ने दोस्तों क्या किया, उत्तराखंड सरकार ने क्या किया, उत्तराखंड सरकार ने इस शहर का अध्ययन करने के लिए, डिजास्टर आई क्यों, देश के 8 संस्थानों को, जो 8 वैज्ञानिक संस्थान को रिसर्च का मौका दिया, जाइए पता कीजिए कि आखिर ये शहर धंस क्यों रहा है, ये शहर सब खत्म क्यों हो रहा है। तो देश के 8 वैज्ञानिक संस्थान, जी हाँ, चाहे वो IIT रुड़की का हो, चाहे वो इंडियन हाइड्रोलॉजी सेंटर हो, या ग्राउंड वाटर बोर्ड हो, या फिर हिमालयन वाडिया ग्रुप ऑफ वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन स्टडीज हो, कई देश के बड़े संस्थान जो हिमालय का अध्ययन करते हैं, भूगर्भीय पानी का अध्ययन करते हैं, पहाड़ों का अध्ययन करते हैं, बहुत सारे हमारे जो संस्थान हैं वो यहाँ पहुंचे, उन्होंने इसका स्टडी किया। फाइन, स्टडी करके सबने अपनी भी रिपोर्ट दे दी भैया, कि भैया हमारी रिपोर्ट में ये है, हमारी रिपोर्ट में ये है। रिपोर्ट आ गई सरकार के पास सारी, उत्तराखंड सरकार के पास सारी रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट में सैटेलाइट डेटा यूज किया गया, वहाँ के स्टोन डेटा यूज किए गए, रॉक्स डेटा यूज किए गए, भूगर्भीय डेटा यूज किए गए, सब चेक किया उन्होंने और रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट उन्होंने सरकार को सौंप दी, उत्तराखंड सरकार को। उत्तराखंड सरकार ने कहा जब रिपोर्ट बहुत संवेदनशील है, इसमें ऐसी कुछ बातें हैं अगर हमने पब्लिक को बता दी तो बहुत हाहाकार मच जाएगा दुनिया में, बहुत संवेदनशील जानकारी है इस रिपोर्ट के अंदर, हम पब्लिक को नहीं दिखा सकते ये रिपोर्ट। हिमालय के जो शहर बसे हैं उसकी सब सरफेस में क्या हम दिखा नहीं सकते हैं, वरना मुश्किलें आ जाएंगी। इसको दिखाने के लिए हमें केंद्र सरकार की मंजूरी की आवश्यकता होगी। उत्तराखंड सरकार ने ये कह के रिपोर्ट को दबा दिया। रिपोर्ट सामने नहीं आई, लोग परेशान, यार शहर दब रहा है, आप सरकार के पास रिपोर्ट है, बताओ तो सही क्या हुआ है आखिर, बाकी जगह ऐसा ना हो, कम से कम क्या केंद्र सरकार की मंजूरी चाहिए आपको यार ये। तो आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जो उनका डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी उत्तराखंड की, उसने रिपोर्ट को दबा लिया, सामने नहीं लाई वो। लोग पहुंच गए हाईकोर्ट में। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि सरकार इन रिपोर्ट्स को तुरंत जारी करे। क्या है रिपोर्ट से बताया जाए जनता को यहाँ पर। फाइनली वो रिपोर्ट्स रिवील हो गई, सामने आ गई रिपोर्ट्स, और उस रिपोर्ट में कई प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगाए गए हैं। किसी ने कहा कि बिल्डिंग कोड यूज नहीं किया, किसी ने कहा कि NTPC गलती है, किसी ने कहा कि पॉपुलेशन प्रेशर बहुत ज्यादा था, किसी ने कहा वाटर ड्रेनेज सिस्टम खराब था, किसी ने हिमालय की रॉक्स को जिम्मेदार बताया, किसी ने इस लोकेशन को गलत बता दिया, किसी ने कहा हजारों साल बाद तो ऐसा होना ही था यहाँ पर। तो यहाँ पर अलग कारणों से इसके तर्क दिए गए, लेकिन मूल कारण यह है कैरिंग कैपेसिटी। इस शहर की जो धारण क्षमता थी, जो संवहनीय क्षमता थी, जितना ये शहर कैरी कर सकता था उससे ज्यादा बोझ था, चाहे वो पॉल्यूशन का हो, पॉपुलेशन का हो, वो टूरिज्म के नाम पर हो, वो ह्यूमन एक्टिविटीज के नाम पर हो, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के नाम पर हो, एनर्जी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उससे ज्यादा था जितना ये कैरी कर सकता था। तो अल्टीमेटली शहर को खत्म होना था, हो गया। चलिए अब हमारे लिए सबक क्या इससे निकल के आता है? सबक निकल के आता है कि हम आगे विकास कैसे करें, हिमालयन शहरों का विकास कैसे किया जाए, फर्दर हमें क्या सीख मिलती है, उस पर मैं आऊंगा। पहले बात बात करेंगे आर्टिकल के अंदर क्या क्या लिखा है दोस्तों। चलिए एक बार चलते हैं आपको आर्टिकल के अंदर लेकर दोस्तों हम लोग यहां पर। आइए, तो सितंबर 28 आज के द हिंदू में आर्टिकल दोस्तों, ये एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आप देख लीजिए मेरे साथ यहां पर। भारत में हिमालय जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा करें। भारतीय हिमालय में प्रचलित पर्यावरणीय आपदा को कम करने में पर्यावरणीय प्रभाव आकलन का क्या भूमिका निभा सकता है। जी हां, हिमालय में जो आपदाएं आ रही हैं, एनवायरमेंटल डिजास्टर आ रही हैं, पर्यावरणीय आपदाएं जो आ रही हैं, उससे निपटने में EIA
एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन किस प्रकार भूमिका निभा सकता है। एक सवाल मैंने आपके लिए रखा है दोस्तों यहाँ पर, एक सवाल और रखा है मैंने आपके लिए इसमें आर्टिकल पे जाने से पहले, स्वतंत्र वैज्ञानिक परामर्श को नीति निर्धारण की रीढ़ बनाया जाना चाहिए। कमेंट करें, इंडिपेंडेंट साइंटिफिक काउंसिल मस्ट फ्रॉम द बैकबोन ऑफ द पॉलिसी मेकिंग। जी हाँ, नीति निर्माण करते समय वोट बैंक की राजनीति मत सोचिए, नीति निर्माण करते समय मत सोचिए कि वोट कहां से मिलेंगे या इससे नुकसान होगा, इकोनॉमिक इंटरेस्ट आएगा। नीति निर्माण करते समय वैज्ञानिक पक्ष को भी शामिल कीजिए। हमेशा कहता हूं मैं इस बात को, एडमिन पॉलिसी के अंदर साइंटिफिक नजरिया होना चाहिए, साइंटिफिक एडवाइस होनी चाहिए। पॉलिसी मेकर केवल ब्यूरोक्रेट, केवल इकोनॉमिस्ट, केवल एनवायरमेंटलिस्ट बैठ के ना बनाए, उसके अंदर साइंटिस्ट होना जरूरी है, जिससे हम उस पॉलिसी को लॉन्ग टर्म तक रन कर पाए, लॉन्ग टर्म तक चला पाए। जी हाँ, आइए देखें इस बात को। तो यहां पर वैज्ञानिक परामर्श जरूरी है किसी पॉलिसी मेकिंग के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक, आप बांध बनाने जा रहे हैं, आप, मैं कहता हूं चलिए क्लाइमेट चेंज के लिए सोलर पावर बनाने जा रहे हैं, हाइड्रोजन मिशन लॉन्च कर रहे हैं, आप वेलफेयर करना चाहते हैं पब्लिक का, आप हाउसिंग सेक्टर पे जाना चाहते हैं, आप कुछ भी करें, आपकी पॉलिसी मेकिंग में मस्ट बी साइंटिफिक एडवाइस और साइंटिफिक काउंसिल निश्चित तौर पे वहां पर वैज्ञानिक परामर्श होना जरूरी है। ये बात मैं कहना चाहता हूं इस क्वेश्चन के जरिए। टिप्पणी करना है कितना जरूरी है और क्या फायदे हो सकते हैं। दो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दोस्तों, EIA और साइंटिफिक काउंसिल। तो यही समाधान भी है अपने। इन इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते समय, हिमालयन इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में, रिमोट एरियाज में आप इंफ्रा बना रहे हैं, शहर बना रहे हैं, टाउनशिप तैयार कर रहे हैं, तो क्या क्या ध्यान रखें। EIA कराएं, साइंटिफिक काउंसिल का, साइंटिफिक डिसीजन मेकिंग में साइंटिफिक लोगों को शामिल करें, कहीं ना कहीं पायलट प्रोजेक्ट चला के देखें, यहाँ पर बैकग्राउंड देखें, उसका सॉइल का स्टडी करें, एनवायरमेंट स्टडी करें, EIA रिपोर्ट अच्छी तैयार करें, उसको फॉलो किया जाए, ये काम बहुत जरूरी है। और सबसे पहले कैरिंग कैपेसिटी का स्टडी किया जाए, जो देश का NGT कह चुका है हिमालयन राज्यों के लिए। 13 राज्यों के सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 13 राज्यों के जो हमारे वो हैं चीफ सेक्रेटरी हैं, वो अपने अपने राज्य में तैयार करें एक कमिटी, वो बताए कि हिमालयन राज्यों की कैरिंग कैपेसिटी कितनी है, उसके आधार पर केंद्र रिपोर्ट तैयार करके बताए मुझको यहाँ पर। जी हाँ, तो वो काम होना जरूरी है, तभी हमारे शहरों का विकास पहाड़ों पर होना चाहिए, अवसंरचना बननी चाहिए। आते हैं दोस्तों आर्टिकल के अंदर एक बार आपको लेकर फटाफट। तो यहां पर हम चर्चा करें, आर्टिकल में की पॉइंट्स बता दूं मैं आपको यहां पर। उम्मीद कर रहा हूं सारी क्लास की PDF आपको मिल जाती है अपने टेलीग्राम ग्रुप पर, कोई मुश्किल नहीं आ रही है, वहां पर डेली आज तक की अपडेट हो चुकी है पूरी। ठीक है, चलिए। तो यहां पर लोगों ने माना कि यार ये जो जोशीमठ में हो रहा है, जो जमीन फट रही है या दरारें पड़ रही हैं वहां पर, इसके पीछे NTPC जो प्लांट बना रही है वहां पर, NTPC ने सुरंग तैयार की है शहर के नीचे से, वो जिम्मेदार है। कई बातें थी दोस्तों यहाँ पर, कई रिपोर्ट्स में कई बातें कही जा रही थी। तो यहाँ पर नेशनल जो स्टेट डिजास्टर डिपार्टमेंट है, राज्य का आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, उसने 8 संस्थानों को बुलाया, उनको कहा कि यार आप चेक करो मल्टीपल एंगल से कि घटना का कारण क्या है। 8 संस्थानों ने जांच की दोस्तों, सूचनाएं मिली। इसके सार्वजनिक प्रसार पर आधार पर रोक लगा दी गई कि उत्तराखंड में उप सतह की सैटेलाइट तस्वीरें घबराहट बढ़ा रही हैं और ऐसी कोई सूचना केंद्र द्वारा मंजूरी दी जाने के बाद ही साझा की जाएगी। यानी केंद्र मंजूरी देगा, घबराहट बढ़ा रही हैं, कौन सी, सब सरफेस की तस्वीरें। जी हाँ, पैनिक फैला सकती हैं ऐसी तस्वीरें। ये शेयर्ड होंगी आफ्टर द कंसेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट दोस्तों। जी हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट क्लियर करेगा, उसके बाद ही जारी करेंगे पब्लिक को। मतलब मजाक बना रखा है यार, आपदा आने वाली है, मेरा घर है यहाँ पर, और तुम कह रहे हो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए इसको दिखाने से पहले मुझे। मेरा घर जिस जमीन में बना है उस जमीन में कुछ गड़बड़ हो रही है और तुम कह रहे हो सेंटर से पूछना पड़ेगा बताने से पहले तुमका जमीन के नीचे क्या है तुम्हारी। यहाँ लोग मरने वाले हैं यार, आप मजाक बना रखा है आपने। तो निश्चित तौर पर दोस्तों क्या हुआ, उत्तराखंड हाईकोर्ट को इन्वॉल्व करना पड़ा, फटकार लगाई कड़ी यहाँ पर सरकार के ऊपर। मजाक बना रखा है अपने, लोगों का जीवन खतरे में डाल के बैठे हो, रिपोर्ट पर आप पॉलिटिक्स कर रहे हो उसके बाद आप यहाँ पर। तो फाइनली रिपोर्ट सामने आई दोस्तों, और रिपोर्ट में हम देखें, रिपोर्ट बहुत टेक्निकल रिपोर्ट है सारी की सारी, लेकिन जो बेसिक बात है, जो इंफ्रा बना रहे हैं आप, उसमें रिस्क क्या है उनके बारे में चर्चा की गई है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में रिस्क क्या है, हिमालयन राज्यों में इंफ्रा बनाते हैं आप, हाउसिंग, इंफ्रा, सड़कें, पुल, ब्रिज बना रहे हैं, उससे क्या मुश्किलें आ रही हैं, उसकी चर्चा रिपोर्ट में की गई है। आइए बात करूं 2 मिनट आपके साथ इस रिपोर्ट के बारे में अलग से। ओके, यहां बात की गई है दोस्तों, कुछ रिपोर्ट में कुछ चर्चाएं की गई है, जैसे कि यहां पर रुड़की का जो इंस्टीट्यूट है, केंद्रीय भवन अनुसंधान, इंटरनेशनल सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की का है, उसने कहा कि जो भवन बनाए गए थे, यहाँ बिल्डिंग बनाई गई थी, यहाँ पर घर बनाए गए हैं, उनमें बिल्डिंग कोड्स का यूज नहीं किया गया है, भवन संहिता का अनुपालन नहीं किया गया है, ये कह रहा है रुड़की का संस्थान। सब लोग अपनी अपनी बातें कही है। किसी ने कहा कि NTPC जिम्मेदार है, किसी ने कहा कि जो आप
पानी निकलता है, शहर का वेस्ट वाटर निकलता है, नादे नाले नदियां जो है यहाँ पर वो प्रॉपर मैनेज नहीं है। कि कोई कहना है कि हिमालय अस्थिर हो रहा है, भूकंप इसके लिए जिम्मेदार हैं, तो सबकी अपनी अपनी रिपोर्ट है। कुल मिला के सबकी रिपोर्ट है दोस्तों। जल विज्ञान संस्थान कह रहा है कि यहाँ पर जो है बेसिकली ड्रेनेज सिस्टम खराब है यहाँ का, यहाँ पर जो कहीं ना कहीं जो धसाव हो रहा है शहर की जमीन में, उस पर निगरानी करने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर सबकी बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पर, तो कुल मिला के इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना रहे हैं वो जोखिम भरा बना दिया है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर करना क्या होगा हमको, आगे रिस्क कम करने के लिए, भविष्य में ऐसा ना हो, रिस्क कम करने के लिए हमें अर्बन प्लानिंग और जो कंस्ट्रक्शन है उसको सही करने की आवश्यकता है। जी हाँ, तो हमें क्या करना होगा, अर्बन प्लानिंग को बेहतर करना होगा, कंस्ट्रक्शन को सही करना होगा। तो क्या करना होगा, आइए समाधान ढूंढते हैं, जो आर्टिकल में नहीं लिखा है। हम और आप बात करते हैं समाधान क्या हो सकता है। आइए बात करें, यदि मुझे पहाड़ी इलाकों में, हिल एरिया में कंस्ट्रक्शन करना है, इंफ्रा बनाना है, तो मुझे क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। समाधान नंबर 1, EIA तैयार किया जाए, पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन तैयार किया जाए, और EIA के साथ साथ मैं तो कहूंगा DIA तैयार किया जाए, डिजास्टर इंपैक्ट असेसमेंट किया जाए कि आपदा आएगी तो क्या होगा, किस प्रकार की आपदा आएगी। अपना तो बना दीजिए, वर्ड के अंतर पड़ रहा है ना, कोई मना नहीं कर रहा UPSC ऐसा वर्ड बनाने से आपको। तो पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन तो आप करते ही हैं कि भैया कितने पेड़ काटे जाएंगे, कितने जंगल नष्ट होंगे, पहाड़ से कितना नुकसान होगा, वो सब तो आप करते ही हैं। साथ ही साथ DIA भी कर लीजिए। DIA क्या है सर, डिजास्टर इंपैक्ट असेसमेंट। जी हाँ, अगर शहर में डिजास्टर आ सकती हैं, क्या इस शहर में डिजास्टर क्या हो सकती हैं, आपदाएं क्या होंगी, आपदा का प्रभाव क्या होगा, इसका मूल्यांकन कर लीजिए अभी से। जी हाँ, तो DIA कर लीजिए। और क्या कह सकते हैं दोस्तों समाधान के रूप में, अर्बन प्लानिंग करते समय शहरी कोड अपनाए जाएं, बिल्डिंग कोड, भवन संहिताएं अपनाई जाएं, उनका पालन ढंग से किया जाए। जैसे कहा गया कि 3 मंजिला इमारत ना हो यहाँ पर, या इमारतों का ड्रेनेज वाटर किधर जाएगा, पानी के गंदा पानी किधर जाएगा, कितना पानी वो यूज करेंगे, कौन सा मटेरियल यूज करेंगे बिल्डिंग बनाते समय, सारी बातें। तो बिल्डिंग कोड्स फॉलो किए जाएं, और क्या करें सर, और क्या करें हम लोग, फटाफट सुन लीजिए। हिल एरिया में भवन बनाते समय, इंफ्रा बनाते समय और क्या करें, स्टडी ऑफ जियोलॉजिकल स्टडीज, भूगर्भीय अध्ययन करना जरूरी है। जी हाँ, भूगर्भीय अध्ययन जरूर किए जाएं। तो जियोलॉजिकल स्टडीज किए जाएं, तभी यहां पर कंस्ट्रक्शन की मंजूरी दी जाए। तो भूगर्भीय अध्ययन किए जाएं, तभी आप परमिशन दें कंस्ट्रक्शन करने की यहां पर। और क्या करना चाहिए सर, और क्या कर सकते हैं, समाधान क्या बोल सकते हैं आप, रेगुलरली मॉनिटरिंग। अब जोशीमठ इतनी स्थिति, खराब स्थिति में आ गया तब सरकार जागी है, जब मकान टूटने लगे, धंसने लगा, तब सरकार जागी है। इससे बेहतर रेगुलर मॉनिटरिंग करते रहें, 5-5 साल में, 10-10 सालों मॉनिटरिंग करते रहें शहरों की, क्या कोई ऐसा दरार दिख रहा है, कोई जियोलॉजिकल बदलाव हो रहा है नीचे इसके, जिससे हम कोई बड़ी आपदा को रोक सकें, उसके बाद हम रोक सकें चीजों को। जी हाँ, तो रेगुलर मॉनिटरिंग करनी होगी, नियमित तौर पे हमें क्या करनी होगी, निगरानी करनी होगी इस प्रकार की कंस्ट्रक्शन की। इसके अलावा हमें क्या करना होगा, और क्या करना होगा हमें यहाँ पर, यदि हम इंफ्रा बना रहे हैं इन शहरों के लिए, तो मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन दिया, वैज्ञानिक सलाह को, टेक्निकल साइंटिफिक काउंसलिंग को हमें काउंसिल को शामिल करना होगा पॉलिसी मेकिंग में, डिसीजन मेकिंग में। जी हाँ, नीति निर्माण में हमें क्या करना होगा, वैज्ञानिक पक्ष को शामिल करना होगा। नीति निर्माण में साइंटिफिक एडवाइजर हमको चाहिए, यहाँ पर वैज्ञानिक पक्ष को शामिल करना होगा। और क्या कर सकते हैं सर, और क्या कर सकते हैं समाधान के रूप में, इंफ्रास्ट्रक्चर, हर क्षेत्र की कैरिंग कैपेसिटी का स्टडी किया जाए, हर क्षेत्र की धारण क्षमता, कितनी घर बन सकते हैं, कितनी आबादी रह सकती है, कितने होटल बन सकते हैं, कितने टूरिस्ट आ सकते हैं, इसकी कैरिंग कैपेसिटी का स्टडी किया जाए। जी हाँ, हर कंस्ट्रक्शन से पहले, हर निर्माण से पहले उस इलाके की धारण क्षमता, कैरिंग कैपेसिटी का स्टडी किया जाए, ये बहुत जरूरी है। ये कुछ समाधान कीजिए, कंस्ट्रक्शन करने को मना नहीं है, अल्टीमेटली सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन कीजिए, सतत निर्माण कीजिए जो टिका रहे। उम्मीद कर रहा हूं मेरी बात अब तक पहुंच पाई है, और ये क्वेश्चन भी आप तक पहुंच पाया होगा दोस्तों। हो पाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा तैयार दोनों ये। और सबसे बड़ी बात क्या है ना यार, डेटा तो जारी करो कम से कम, मतलब रिपोर्ट आ गई रख के बैठे हो उसके ऊपर यार, कि हाँ केंद्र बोलेगा तो बताएंगे यार, हद हो गई यार। राज्य ने तैयार किया, राज्य का आपदा प्रबंधन है, मेरे राज्य की रिपोर्ट है, सेंट्रल सब्जेक्ट ही नहीं है ये तो अपने आप में। कोई राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा थोड़ी है कि सेंट्रल देखेगा। मेरे घर के नीचे दरार आ रही है, मुझे बताओ क्या है इसके नीचे, तो डर जाएंगे, पैनिक आ जाएंगे, मर जाऊंगा, उससे बेहतर बता दो कम से कम क्या मेरे राज्य मेरे घर के नीचे यहाँ पर। चलो कोई बात नहीं, उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ में आ गई दोस्तों आपको। याद रखिएगा, प्रयास बैच हमारा आ चुका है दोस्तों आपके लिए, 2024 तैयारी कर रहे हैं 24 की, डेडिकेटेड 9 मंथ बैच दोस्तों, ये 9 महीने का बैच है। फीस आपको 50% डिस्काउंट है आपके लिए। ये फोन नंबर है, ये कोड है दोस्तों मेरा, यूज कीजिए, जुड़िए हमारे साथ। शानदार एजुकेटर की टीम रहेगी आपके लिए जो आपको क्लास करा रहे हैं दोस्तों 50% फीस डिस्काउंट में।
तो 9 महीने का कोर्स दोस्तों। IAS बैच आपका लाइव फ्रॉम 29 सितंबर से लॉन्च हो रहा है दोस्तों आपके लिए। ये जुड़ी हमारे साथ टीम के साथ 50% फीस में दोस्तों आपको मिल रहा है बैच, ये 9 महीने का बैच। जी हाँ, फीस कितनी है राइट नाउ अभी? 37,000। जी हाँ दोस्तों, सब कुछ है आपके लिए 39,000 में, तो 37,000 इवन मैं कहूँगा। कोड यूज़ कीजिएगा आशीर्वाद 360, जिससे आप जुड़ पाएँ टीम से हमारी। कोड यूज़ किया आशीर्वाद 360, आराम से पढ़िए इस टीम से आराम से दोस्तों। शानदार एजुकेटर आपके लिए 37,000 में 2024 की तैयारी पूरी यहाँ पर। जी हाँ, जुड़िए हमारे साथ दोस्तों इसमें। इसके अलावा आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ दोस्तों हमारे ऑप्शनल बैचेस में। एजुकेटर्स आपके लिए ऑप्शनल बैच लेकर आए दोस्तों, जहाँ आंसर राइटिंग भी है आपके लिए। आप किसी भी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं आराम से। आप एक बार ज्वाइन करने पे सारे ऑप्शन आपके पास रहेंगे वहाँ पर, जो आप पढ़ना चाहें इसमें से पढ़ना चाहें तो क्लासेस हैं और टेस्ट सीरीज दोस्तों। एक से एक ऑप्शन आपके लिए दोस्तों मिलेंगे आपको यहाँ पर। जुड़ सकते हैं हमारे ऑप्शनल के साथ भी। और कोई जानकारी चाहिए अधिक तो ये नंबर रहा दोस्तों, ये फ़ोन नंबर है, कोड है मेरा आशीर्वाद 360। जुड़ जाइए। और कोई भी जानकारी चाहिए टेलीग्राम पे जुड़ के पूछ सकते हैं आप मुझसे। टेलीग्राम में जानते हैं आप लोग, आशीर्वाद सर नोट्स ग्रुप नाम का टेलीग्राम ग्रुप है, जिस पे जुड़कर आप क्लास के लिंक और PDF प्राप्त कर सकते हैं।